हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इसके बीटा और गामा कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बीटा और गामा हमें पता है कि जो कोई भी कर्व है या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके शेप को डिसाइड करने में यूज में आता है। इसमें हमने पहले जो जनरल टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें एमजीएफ एक्सपेक्टेशन वगैरह निकाले थे, वहां बीटा गामा की पूरी डिटेल में बता चुकी हूं। अभी हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्ल पियर्सन्स बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स निकालेंगे कि इनकी क्या क्या वैल्यू है। बीटा हमारा मेजर करता है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। सिमिलरली बीटा 2 स्क्यूनेस को करता है और बीटा 1 की जो वैल्यू आती है वो μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब है। μ2 हमारा सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो μ3 स्क्वायर और सिग्मा 6 B2 के μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। गामा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बीटा 1 एंड गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3 होता है। अब इन सब की वैल्यू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम μ1, μ2, μ3, μ4 सबकी वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो वहां पर हम इनके बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब। μ3 स्क्वायर लास्ट लेक्चर में अपन ने निकाला था n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, और μ2 की वैल्यू n पी क्यू थी, तो यहाँ n क्यूब पी क्यूब और क्यू क्यूब हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1 माइनस 2p होल क्यूब अपॉन n पी क्यूब। इसी तरह हमने बीटा 2 निकाला। बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ4 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ये निकाली थी, μ2 की हमारी ये वाली वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 माइनस 6p क्यूब अपॉन n पी क्यूब। गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1 होता है, उसकी वैल्यू हमारी 1 माइनस 2p अपॉन अंडर रूट n पी क्यूब आ गई। गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, और बीटा 2 हमने ये यहाँ पर निकाल लिया है 3 प्लस 1 माइनस 6p क्यूब अपॉन n पी क्यूब माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6p क्यूब अपॉन n पी क्यूब। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड होगा इफ p जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो लेस देन हाफ या 0.5 के हो। नेगेटिवली स्क्यूड होगा इफ p ग्रेटर देन 0.5 एंड सिमेट्रिक होगा व्हेन p इज इक्वल टू 0.5। इफ ये कहलाते हैं फिटिंग ऑफ अ बायनोम। ये जो है जो मेजर्स अपन निकालते हैं वो फिटिंग ऑफ ए कर्व को बताते हैं। यहाँ गामा 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स गामा 2 की वैल्यू हमने ये यहाँ पर निकाली है 1 माइनस 6p क्यू अपॉन n पी क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर p क्यू लेस देन 1/6 हो जाएगा। देन द कर्व इज नोन एज लिप्टोकुर्टिक। गामा 2 इक्वल टू 0 होगा तो p क्यू इज इक्वल टू 1/6 की हो जाएगा, और जो कर्व है वो कहलाएगा मीसोक्रिप्टिक। और गामा 2 लेस देन 0 होगा तो पी क्यू ग्रेटर देन 1/6 होगा, तब हमारा कर्व जो है वो प्लेटिक्रिप्टिक कहलाएगा। अब यहाँ हम सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। ये तो हमने जो निकाले बीटा 1, गामा 1, बीटा 2, गामा 2, ये सारे हमारे कर्व के शेप को डिसाइड करते हैं कि कर्व सेंट्रल के एक तरफ में ज्यादा फ्लैटेड होगा या पीक होगा या सिमेट्रिकल होगा सेंटर के, वो सारा जो डिसाइड करता है वो ये बीटास और गामास करते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, विच इज ओरिजिन है इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। t ये हमारा पैरामीटर है इसका, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू tx के। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें पता है कि pi xi होता है, तो यहाँ पर x की जगह e रेज टू tx से t पैरामीटर है, x हमारा रैंडम वेरिएबल है। सिग्मा p xi e tx।
अब P क्या है, क्योंकि हम ये जो ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के निकाल रहे हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें पता है NCX PX QN माइनस X होगी, और ये आ गया e की पावर TX। जैसा कि हम जब मीन निकालते हैं तब यहाँ X आता है, और अभी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू TX निकालेंगे तो यहाँ X की जगह e रेज़ टू TX आ गया है हमारा। अब NCX को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और P e रेज़ टू T को साथ में लेके और पावर यहाँ हमने X लगा दी, Q रेज़ टू N माइनस X हो गया। तो जब ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारा जाएगा Q प्लस P रेज़ टू T रेज़ टू पावर N। X यहाँ वेरी करें फ्रॉम 0 टू N, तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा Q प्लस P e रेज़ टू T होल रेज़ टू N। मीन with the help of the moment generating function। मीन इज इक्वल टू x बार हमें पता है, इज इक्वल टू म्यू डैश 1 पता है हमें, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमें पता है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मीन कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास आ गया m0t इज इक्वल टू q प्लस p e रेज़ टू t रेज़ टू पावर n की वैल्यू। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू डैश 1, और फिर उसमें हम रखेंगे t इक्वल टू 0 पे। मीन्स फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन गिव्स अस द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो m0t की वैल्यू ये हमें पता है, इसको t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद एट पॉइंट t इक्वल टू 0 वैल्यू लेंगे। तो वो हमने यहाँ देखा कि m0t है q प्लस p रेज़ टू t रेज़ टू पावर n, इसको t के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया n q प्लस p रेज़ टू t रेज़ टू पावर n माइनस 1, q का 0 हो जाएगा, p कांस्टेंट है, e रेज़ टू t एज इट इज रह जाएगा हमारे पास एट पॉइंट t इक्वल टू 0। तो यहाँ पर e रेज़ टू t जो है हमारा एट पॉइंट t इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा q प्लस p इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो n इंटू p और ये e रेज़ टू t मीन्स e रेज़ टू 0 विच इज इक्वल टू 1। तो खाली हमारे पास मिल गया ये np, जो कि हम पहले भी ये ही निकाल चुके थे। इसी तरह हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से म्यू डैश 2 निकालेंगे। तो म्यू डैश 2 क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0 ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो m0t ये हमने यहाँ निकाल लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम t इक्वल टू 0 पे लेंगे तो ये आ जाएगा np इंटू np प्लस q। तो इस तरह हम म्यू डैश 3, म्यू डैश 4, म्यू डैश 5 जो भी हमें निकालना है वो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन निकालना होगा तो हम यहाँ से म्यू डैश 2 अपॉन म्यू डैश 1 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो हम मीन, वेरिएंस ये सारे के सारे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम मान लो f(x) इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x विच इज इक्वल टू r फ्रॉम 0 टू x, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू NCR PR QN माइनस r। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, x रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n ली है। जब x 0 होगा, x 0 का मतलब कोई भी सक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं उतनी बार ही हम फेल हो रहे हैं, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ जाएगी। फिर अगर नंबर ऑफ सक्सेस 1 हो तो यहाँ NC1P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर n-1 टाइम्स। सिमिलरिटी फॉर x इक्वल टू 2 NC2 P2 QN-2 एंड सो ऑन। एंड फॉर x इज इक्वल टू n, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमने n बार कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मान लो जिसको अगर हम कहते हैं कि अगर हमें कॉइन को थ्रो करना है और हेड आने पर विन है, टेल आने पर फेल है, तो अगर हमने 10 बार सिक्के को उछाला और 10वां बार अगर हमारा हेड आ जाता है, इसका मतलब हम 100% विन हुए हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ आती है कि हमने n बार सिक्के को उछाला और हमारा n बार ही सक्सेस मिला, तो सक्सेस की यहाँ
प्रोबेबिलिटी p रेज़ टू n आ गया। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हम रिकरेंस रिलेशन देखते हैं। b ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है np x+1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x+1। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, ये लिया था हमने अभी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन NC x p x q n - x, यहाँ हम x+1 के लिए लिखेंगे। तो NC x+1 p रेज़ टू x+1 q n - x+1, तो n - x - 1 हो गया हमारा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x+1 है, तो x+1 को कॉमन ले लिया तो फैक्टोरियल x बच गया हमारे पास। और यहाँ पर जो है n - x - 1 आएगा, तो हमें एक फैक्टर चाहिए n - x, तो हमने ऊपर और नीचे n - x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो n - x ऊपर रह गया और डिनोमिनेटर के अंदर जो n - x - 1 था उसके साथ n - x को मिला दिया, तो हमारे पास फैक्टोरियल n - x रह गया। फिर यहाँ px है और यहाँ qn - x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये px नहीं, हाँ यहाँ पर जो आएगा px+1 आएगा, px+1, तो हमने, और ये आएगा n - x। तो अच्छा, ये p और q इन्होंने ऑलरेडी यहाँ ले लिया है। px+1 था हमारा और ये n - x - 1 था, तो एक q हमने अलग कर लिया, इसमें से हमने p अलग कर लिया, तो ये बाहर लिख दिया p/q। तो p/q n - x अपॉन n+1, तो ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी, ये फॉर x, जो कि हमारी यहाँ थी फॉर x+1, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x रख दिया। इसका मतलब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास 7 की है तो 6 की निकाल सकते हैं, 6 की हमारी निकल जाएगी तो हम 5 की निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंडेड बाइनोमियल बाय n द टोटल फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी। तो ये जो हमने अभी रेकरेंस रिलेशन निकाला है उससे हमने लिख दिया f ऑफ x+1 इज इक्वल टू n - x अपॉन x+1 p/q और fx। तो फॉर x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू n और n c0 p0 q n - 0 विच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा q रेज़ टू